डॉक्टर प्रकाश कोठारी से जाने सेक्स की माया क्या है। डॉक्टर प्रकाश कोठारी ने ऐसे हजारों लोगों को रोशनी दिखाई है जो सेक्स समस्याओं के अंधेरे में जिंदगी काट रहे थे। सेक्स थेरेपी में उनकी महारत ऐसी है कि इस मामले में कम से कम अपने देश में उनके कद का कोई नहीं है। मुंबई के नामी KEM अस्पताल में अब तक वो 55,000 से ज्यादा मरीज देख चुके हैं। पेश हैं उनसे बातचीत के खास हिस्से। पुरुषों की सेक्स समस्याओं के लिए आजकल बाजार में ढेर सारी आयुर्वेदिक दवाएं और सेक्स टॉनिक्स मिलते हैं। इनके बारे में क्या राय है आपकी? ज्यादातर किसी काम के नहीं, क्योंकि उनमें बुनियादी आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर महर्षि चरक को लें। चरक संहिता में उनका कहना है कि आज अगर आप पत्ता तोड़ें तो 6 महीने बाद उसका असर कम होना शुरू हो जाता है और 2 साल में लगभग खत्म हो जाता है। मैंने आज तक कोई कंपनी नहीं देखी है जिसने पौधा कब तोड़ा था ऐसा कहीं दवा की पैकिंग पर लिखा हो। और जब पत्ते तोड़ोगे, उन्हें साफ करोगे, उन्हें धोओगे, पीसोगे, बोतल में डालोगे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा और फिर आखिर में केमिस्ट की दुकान पर। इस तरह 1 साल हो जाता है। ऐसे में मुझे इस दवा पर शक होता है कि वो असर कैसे करेगी। दक्षिण में एक बहुत मशहूर आयुर्वेदाचार्य वाग्भट हुए। उन्होंने लिखा है कि जैसे आप मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ा सकते, उसी तरह से आपको कोई हर्बल सेक्स टॉनिक देना हो तो उसके पहले आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्धिकरण के लिए उन्होंने पंचकर्म बताया। लेकिन आजकल आयुर्वेदिक दवाएं देने से पहले 1 जुलाब तक लेने की सलाह नहीं दी जाती। पंचकर्म यानी वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण, इन 5 में से किसी एक की भी सलाह देना तो दूर की बात है। आयुर्वेद के मुताबिक शरीर में वात, पित्त और कफ का बराबर संतुलन होना चाहिए। इनमें असंतुलन हो तो कोई भी बीमारी हो सकती है। ऐसे में मरीज में वात, पित्त और कफ की प्रवृत्ति क्या है, जब तक ये ना जाना जाए तो दवा कैसे दी जा सकती है। वैक्यूम पंप किसी काम का है? मैं इसका इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। लोग कहते हैं कि इससे साइज बढ़ जाता है, जो पूरी तरह गलत है। जो साइज एक बार आ गया वो फिर बढ़ घट नहीं सकता। 18 साल की उम्र के बाद अगर कोई कहता है कि मैं साइज बढ़ा सकता हूं तो वो गलत कहता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि साइज बढ़ाने की जरूरत ही नहीं। जितना लंबा उतना बेहतर सेक्स, ये एक गलत फहमी है। बच्चे पैदा करने के लिए स्पर्म की जरूरत होती है, जिसका लिंग की लंबाई से कोई लेना देना नहीं होता। दरअसल स्त्रियों के प्राइवेट पार्ट की लंबाई लगभग 6 इंच होती है। इसमें से आगे के 1/3 हिस्से में ही संवेदना होती है। बाकी अंदर का 4 इंच हिस्सा संवेदना रहित होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पुरुष के प्राइवेट पार्ट की लंबाई अगर उत्तेजित अवस्था में 2 इंच या उससे ज्यादा है तो उसके पार्टनर की संतुष्टि के लिए काफी है। सफेद मुसली के बारे में आपकी क्या राय है? सफेद मुसली हो या जिनसेंग, इसकी कहानी बहुत अजीब है। जिनसेंग चीन वाले बनाते हैं, लेकिन इसे खाते नहीं, वे बेचते हैं जापानियों को। इसी तरह सफेद मुसली केरल वाले बनाते हैं, लेकिन खाते नहीं, इसे वे पंजाब और उत्तर भारत के दूसरे प्रदेशों में बेचते हैं। जहां तक इसके फायदे की बात है तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने इनका अध्ययन नहीं किया है। कहा जाता है कि वायग्रा और जिनसेंग से बढ़कर है सफेद मुसली, स्त्री और पुरुष के लिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप क्या कहेंगे? जिसने भी कहा है बिल्कुल गलत कहा है। वायग्रा का मुकाबला कर सके ऐसी कोई दवा तो है ही नहीं। आप एक चीज जान लें कि अगर किसी दवा का साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। प्राइवेट पार्ट में तनाव बढ़ाने के लिए आप अक्सर देसी वायग्रा की सलाह देते हैं, लेकिन क्या इससे शरीर लंबे वक्त में खोखला नहीं हो जाता? एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लें किसी को ब्लड प्रेशर है। दवा देने से वो कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि वो पहले आउट ऑफ कंट्रोल था। कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उसे ठीक किया ही जाएगा। वायग्रा से किसी किसी को सिरदर्द, एसिडिटी जैसे छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन कोई जानलेवा साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये गोली 24 घंटे में एक बार ही लेनी चाहिए, और अगर कोई शख्स BP की नाइट्रेट युक्त गोली ले रहा हो तो वो वायग्रा न ले। आप आयुर्वेद को इतना मानते हैं, लेकिन यही आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्मचर्य अपनाओ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अपने यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि लोगों को जो बता दिया जाता है उसको फॉलो करने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोग काफी भावुक हैं। जैसे कि महात्मा गांधी और मोरारजी देसाई ने भी ब्रह्मचर्य अपनाने की बात कही है। उन्होंने अपने अनुभव से ये बोल दिया, लेकिन वे सेक्स एक्सपर्ट नहीं थे, इसलिए लोगों को इसे नहीं मानना चाहिए। सच कहूं तो उन्हें इस बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का जो मतलब आम आदमी निकालता है वो ये कि सेक्स नहीं करना, सेक्सुअल गतिविधि से दूर रहना और वीर्य न निकलने देना। लोग ऐसा मानते हैं कि 1 बूंद वीर्य 100 बूंद खून के बराबर है, इसलिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।
सच्चाई ये है कि ऐसा ना तो आयुर्वेद में लिखा है ना ही कामसूत्र में। वीर्य और खून का कोई रिश्ता ही नहीं है। वीर्य 24 घंटे बनता है, आप नहीं निकालेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। अगर आप सहवास नहीं करेंगे, हस्त मैथुन नहीं करेंगे तो स्वप्न दोष के जरिए निकल जाएगा। वीर्य के निकलने से कमजोरी नहीं आती। कामसूत्र में भी वीर्य को पकड़ में रखने का कोई फायदा नहीं बताया गया है, बल्कि चरक ने नामर्दगी के 4 कारणों में से एक कारण इंद्रियों का उपयोग नहीं करने को बताया है। मतलब उपयोग नहीं करने से शिथिलता आ सकती है, उपयोग से नहीं। 1 बूंद वीर्य 100 बूंद खून के बराबर, ये लाइन कहाँ से आई? ऐसी मान्यता पिछले 150 वर्षों से चली आ रही है। दरअसल सभी को अपनी दुकान चलानी है। आप किसी कथित सेक्सोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, उसका पहला सवाल यही होगा कि बचपन में खूब हाथ चलाया है क्या? वो इसी सवाल से आपको अपने वश में कर लेता है। फिर कुछ ऐसे राजनेता हैं जो कह गए आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। वीर्य किसी भी तरीके से निकले, आम अनुभव तो यही है कि इसके बाद कमजोरी महसूस होती है। आपकी क्या राय है? कमजोरी आने की 2 वजहें हैं। एक तो जब डिस्चार्ज होता है तो शरीर के सारे स्नायु हरकत में आते हैं। इसके बाद आपको जो थकान आती है उसका आना कुदरती है और ऐसा कुछ देर के लिए ही होता है, लेकिन इसके बाद आप में ताजगी आ जाती है। इस ताजगी को हमारा दिमाग मार देता है, क्योंकि दिमाग में तो बैठा हुआ है 1 बूंद वीर्य बराबर 100 बूंद खून और 1 बूंद खून बराबर आधा गिलास जूस। आदमी सोचने लगता है कि इसे फिर से हासिल करने में कितना समय लग जाएगा। ऐसे में ताजगी बदल जाती है दुख में और आदमी काफी देर तक थकान महसूस करता रहता है। शुरुआती दिनों में सभी में इस तरह की मायूसी रहती है। मानव शरीर एक मशीन है। अगर कोई मशीन चलती है तो उस पर थोड़ा श्रम तो लगता ही है। तो उस श्रम को संतुलन में बनाए रखने के लिए अगर कुछ रसायन लिया जाए तो आपकी जवानी बरकरार रहेगी और जो कुछ भी श्रम हुआ है उसकी भरपाई आसानी से हो जाएगी। इसलिए इसके लिए मैं तो 1 गिलास दूध, उसमें 1 चम्मच गाय का घी और कुछ मिश्री का सेवन करने के लिए कहूंगा, चीनी नहीं, क्योंकि मिश्री पित्त शामक है। पोर्न पर सही नजरिया क्या है? पोर्न उत्तेजना बढ़ाने में मददगार है, वरना दुधारी तलवार है। अगर सेक्स एजुकेशन ना हो तो पोर्न में परफेक्ट बॉडी वाली मॉडल्स देखकर अपनी पार्टनर से वैसी अपेक्षा करने बैठते हैं। अगर सेक्स एजुकेशन ना हो तो पोर्न में परफेक्ट बॉडी वाली मॉडल्स देखकर अपनी पार्टनर से वैसी अपेक्षा कर बैठते हैं। बड़े बड़े प्राइवेट पार्ट को देखकर खुद आदमी में हीन भावना आ सकती है, लेकिन अगर उसे सेक्स एजुकेशन मिली है तो उसे मालूम है कि साइज 2 इंच या उससे ज्यादा है तो काफी है। तब वो पोर्न को निर्दोष सेक्स टॉनिक की तरह इस्तेमाल कर पाएगा। वैसे उत्तेजना के लिए पोर्न जरूरी नहीं है, कल्पना से भी काम ले सकते हैं। लेकिन यही निर्दोष पोर्न कभी कभार लत में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, लत वाकई बुरी है। जब पोर्न देखे बिना न रहा जाए, इंसान पढ़ने या काम धंधे पर न जाए, फैमिली के साथ वक्त न बिताए, शादीशुदा जिंदगी पर पोर्न हावी हो जाए तो ये मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। ऐसा शख्स कई बार रेप जैसा अपराध कर बैठता है। इसलिए वक्त रहते मनोचिकित्सक से उसका इलाज करवाना चाहिए। बच्चों का भी पोर्न देखना ठीक नहीं। वे देखें, इससे पहले उन्हें सेक्स एजुकेशन दे देनी चाहिए। उन्हें समझाना होगा कि पोर्न में दिखाए जा रहे शरीरों, तरीकों और समय की तुलना अपनी असल जिंदगी से न करें। सही वक्त पर उन्हें यह भी बता देने में कोई बुराई नहीं कि कामेच्छा शांत करने के लिए आज के दौर में किसी अनजान शख्स से सहवास करने के बजाय मैस्टरबेशन कहीं ज्यादा सेफ है।